हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 21 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज के 21 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है ये किस इसमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज 21 फरवरी है, तो क्या यह दिवस आज मनाया जा रहा है? फिर कह रहा है यह दिवस बांग्लादेश के पहल पर जो है मनाया जाता है। अगला विकल्प है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2000 से मनाया जा रहा है या मनाया जाता है। तो तीनों में से आपको यह बताना है कि कौन सा सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी मॉडल में, इसी प्रारूप में लगभग पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है। पहला उत्तर आपका सही है कि आज हम लोग जो है 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प भी सही है कि बांग्लादेश के पहल पर जो है यह दिवस मनाया जाता है, दूसरा विकल्प भी आपका सही है। तीसरा विकल्प लेकिन हम कहेंगे गलत है। क्यों गलत है? ये बात तो सही है कि 2000 से मनाया जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। ये बात एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा। ये क्वेश्चन सेम यूपीएससी में, उसके बाद पीसीएस वगैरह में ये पूछा गया है, और वनडे में जो है वन लाइनर फॉर्म में पूछा गया है। तो यानी 3 आपका गलत हो गया। देखिएगा, 3 आपका गलत, तो कौन सही? खाली एक और 2 जो है आपका सही बचा उत्तर। तो इस तरह से जो है सॉल्व किया जाता है आंसर। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को हम लोग मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, एक भाषा नहीं बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, मदर लैंग्वेज जो होता है वो सबसे प्यारा लैंग्वेज होता है। आप लोग जो है कितना भी अंग्रेजी जान लीजिए, कितना भी कोई भी भाषा जान लीजिए, लेकिन जो मदर लैंग्वेज होता है, कभी आप जो है अपने दोस्तों के साथ मिलिए तो मदर लैंग्वेज में ही जो है बात करते हुए, जो मातृभाषा होता है उसी में बात करते हुए अच्छा लगता है। आइए अपने माता पिता या परिवार से बात करिए तो वही लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है। जो आपको जो है, अगर कोई और लैंग्वेज उसमें यूज करेंगे तो भाषा में जो इंटरेस्ट होता है कन्वर्सेशन में, वो इंटरेस्ट आपका नहीं जग पाएगा। तो इसलिए मातृभाषा जो है बहुत जरूरी होता है, उसको बढ़ावा देना भी जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले जब क्लास 5 तक तो कम से कम उनको मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चों की समझ भी विकसित होगी ज्यादा। अब वो बच्चा छोटा सा है, उसको जो है आप शुरू से हिंदी में वो पला बढ़ा, उसके बाद उसको आप इंग्लिश मीडियम में भेज दीजिए 5 तक क्लास तक, उसको जो है इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो यह देखिएगा, यह बांग्लादेश की पहल पर जो है यूनेस्को द्वारा 2000 से, सन 2000 से मनाया जाता है। यही बात आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। 21 फरवरी 1952 को क्या हुआ था? बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर जो है बंगाली जन लैंग्वेज जो होता है, बंगाली को जो है मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाते समय 4 छात्रों की हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 1952 में। दिन कौन सा था? 21 फरवरी को ही। इसीलिए जो है बांग्लादेश के पहल पर यह दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को ही यह दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इसका देखिएगा थीम क्या है आपकी वर्ष का? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यानी जो सिल्वर जुबली कब मनाया जाता है? जब किसी चीज का जो 25 वर्ष पूरा हो जाता है। तो अब की वर्ष हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं इसका, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी आपको इसलिए और इस पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी इसका हम 25 वर्ष पूरा कर चुके हैं। यानी हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। तो ये भी आपसे आपसे पूछा जा सकता है इसका थीम। तो ये आपको थीम भी याद रखना है, कौन मनाता है, कब से मनाया जा रहा है, किस देश के पहल पर मनाया जाता है, सब आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। तो देखिएगा, इसमें कई सारे जो है लोकल लेवल पे लैंग्वेज हैं। शायद आप इसमें ये लैंग्वेज जानते होंगे, ये जानते होंगे, ये जानते होंगे, लेकिन ये सब जो है बहुत कम लोग जानते होंगे। कुछ लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि सब नहीं जानते होंगे, लेकिन ज्यादा करके लोग नहीं जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा महिला प्रीमियम लीग यानी वोमेन प्रीमियम लीग 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बनी है? तो आप अभी महिला प्रीमियम लीग चल रहा है,
तो उसमें कह रहा है कि सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है जो सबसे कम उम्र में डेब्यू की है। तो विकल्प में है आपका जी कमलिनी, कृष्णा गोंगड़ी, निक्की प्रसाद, शबनम शकील। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन, बताना है आपको। तो जी कमलिनी जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से। इनके द्वारा जो है सबसे कम उम्र में डेब्यू किया गया है। तो ये देख लीजिए इसके बारे में, मात्र 16 वर्ष 214 दिन, यानी अभी ये 17 वर्ष की भी नहीं हुई हैं उम्र में जी कमलिनी ने मुंबई इंडियंस की तरफ से, ये भी आपको ध्यान रखना है, जी कमलिनी किसकी तरफ से डेब्यू की है, मुंबई इंडियन की तरफ से डेब्यू की हैं, इन्होंने डेब्यू किया है। और वुमेन प्रीमियम लीग का भी ये जो है 2023 में, 2025 में जो है इसका तीसरा संस्करण चल रहा है। 2023 में वुमेन प्रीमियम लीग का शुरुआत हुआ था। आपको बताना है जो पुरुष वाला जो है प्रीमियम होता, ओ प्रीमियम लीग होता है, उस कब होता है, आईपीएल जो होता है, तो ये आपको बताना कब से उसको शुरू किया गया था। और 2024 का जो वुमेन प्रीमियम लीग हुआ था उसका खिताब जो है रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने जीता था। तो ये आपको बताना है, जो हम आपसे पूछे वो आपको बताना है कि आईपीएल का शुरुआत कब से हुआ था। ये देखिएगा इनका इमेज है जी कमलिनी का, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ओपेक प्लस, पहले ओपेक जान लीजिए, ओपेक ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं उसको जो है एक संगठन बना है, ओपेक कहा जाता है। तो जो देश ओपेक में शामिल नहीं हुए हैं उस वो जो है संगठन ओपेक प्लस बना लिए हैं। तो अभी इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको हम बता देते हैं, ये जो है आप हमेशा हमेशा के लिए इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ओपेक और ओपेक प्लस। तो कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, सही उत्तर आपका आपको बताना है। विकल्प में है आपका ईरान, केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्राजील इसमें जो है शामिल हो गया है। किसमें, ब्राजील शामिल हो गया ओपेक प्लस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा ब्राजील जो है ओपेक प्लस गठबंधन में शामिल हुआ है, जिसमें 22 तेल निर्यातक जो है देश शामिल हैं। तो यह टोटल 22 नहीं है, जो ओपेक ओपेक कंट्री होते हैं वो भी, और जो है ओपेक प्लस कंट्री के जो है सदस्य हैं वो भी, उसको मिला करके। तो यह ओपेक सदस्यों और विश्व के जो 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देश हैं, तेल निर्यातक देश हैं, उसके द्वारा जो है ये गठबंधन किया गया है। तो याद रखना है ये आपको, किस द्वारा ये मिलकर बनाया गया है, जो ओपेक प्लस है, ओपेक देश हैं और ओपेक प्लस जो है मिलकर के जो है गैर ओपेक तेल निर्यातक देश हैं उनके द्वारा ये मिलकर के गठबंधन बनाया गया है। इसमें जो है ये देश शामिल है अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस। रूस इसमें सबसे बड़ा देश है जो तेल निर्यातक देश है। दक्षिण सूडान और सूडान ये सब ओपेक के सदस्य नहीं है, इनके द्वारा मिलकर के जो है ओपेक प्लस बनाया गया है। ये देश जो है वैश्विक बाजार स्थिरता के लिए कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल होता है उसके उत्पादन के स्तर पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं, ये नियमित रूप से मिलते रहते हैं कि कैसे जो है उत्पादन स्तर को जो है कंट्रोल किया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल का प्राइस होता है, क्रूड ऑयल का, उसको कैसे जो है कंट्रोल किया जाना है, बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, कितना निर्यात करना है, उस सब के बारे में जो है निर्णय लेते हैं। ये देश जो है बाजार संतुलन बनाए रखने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को जो है समायोजित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो वो यही चीज आपसे बताया ना कि कच्चे तेल का कैसे कितना निर्यात करना है, कब जो है निर्यात को घटा देना है, कब प्राइस को बढ़ा देना है, ये सब मिलकर के उस पर काम करते हैं। तभी आप देखते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, आप कभी देखते होंगे क्रूड ऑयल का प्राइस कुछ हो गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया। तो इसी तरह से होता है। अब ओपेक देखिएगा, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये देखिएगा ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, इसका संक्षिप्त नाम है। यह एक जो है अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है, जिसे जो है सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला 5 देश मिलकर के यह जो है संगठन बनाए थे ओपेक। वर्तमान में इसमें जो है 13 सदस्य हैं, कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई आ जाता है। इसमें अगर देश देखेंगे कौन कौन शामिल है, तो अल्जीरिया, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, सऊदी अरब, कांगो गणराज्य, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी। ये आप थोड़ा सा आइडिया रखेंगे कि जैसे जैसे कभी पूछा कि ओपेक में कौन सा सदस्य शामिल है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको मतलब दिमाग में रखे रहेंगे तो आप सही उत्तर लगा पाएंगे।
ओपेक का मुख्यालय देखेंगे तो जब ये इसका स्थापना हुआ था तो 5 वर्षों तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन वर्तमान समय में इसका वियना में हेडक्वार्टर है। 1965 से तब से लेकर के जो ऑस्ट्रिया के जो है वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये शायद आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा होगा ओपेक और ओपेक प्लस देश कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है, ब्राजील इसमें शामिल हो गया, ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। अगला है देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा अली ये लिंगांग लिगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया है। तो आपको बताना है ये त्योहार अभी मनाया गया है अली ये लिगांग, तो ये किस जनजाति द्वारा मनाया गया है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में ये मनाया गया है त्योहार। तो कहाँ मनाया गया है, ये असम राज्य में मनाया गया है। किस जनजाति द्वारा, मिसिंग जनजाति द्वारा ये मनाया गया है। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, कौन सा त्योहार है। अभी ऐसे भी पूछा जा सकता है मिसिंग जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो अली ये लिगांग त्योहार मनाया जाता है। तो असम का सबसे सबसे बड़े स्वदेशी समुदायों में से एक मिसिंग जनजाति ने अली ये लिगांग उत्सव जो है मनाया है। और मिसिंग लोग तानी जनजाति समूह से जो है संबंधित है, और तिब्बती बर्मी, तिब्बत और बर्मा जो है म्यांमार जिसे कहते हैं उस क्षेत्र से ये जो है आना जाना इनका रहता है, इसलिए ये भाषा जो है ज्यादा करके ये बोलते हैं। निवास अगर इनका देखेंगे तो सिर्फ असम में नहीं पाए जाते हैं, असम में यह त्योहार मनाया गया, लेकिन ये असम, उसके बगल आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले क्षेत्रों में भी जो है पाए जाते हैं। देखिए कह रहा तिब्बती और बर्मी भाषा जो है बोलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेंगे। मिसिंग जनजाति आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, असम में और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में पाया जाता है। ये देखिएगा मिसिंग जनजाति से संबंधित कुछ जो है लोग, तो इसको बारे में देखिएगा उत्सव जो है ये मना रहे हैं। अगला है, कौन सा राज्य विधानसभा में जो है अनुवाद प्रणाली ट्रांसलेटर जो है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिएगा आप देखे होंगे संसद में ट्रांसलेटर होते हैं, उसको जो है लैंग्वेज का जो है चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर होते हैं, लेकिन अभी राज्य स्तर पे ऐसा नहीं था। जैसे मान लीजिए गुजरात का राज्य है, तो गुजरात के विधानसभा में गुजराती में हो सकता है कन्वर्सेशन होता हो, विधानसभा चलता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ हिंदी में चलता है। लेकिन अब ये कहा गया है उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां ये कहा गया है 5 भाषाओं में जो है ट्रांसलेटर होंगे। अभी 5 भाषाएं कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो कौन से राज्य सरकार ने कहा है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है कि हम जो है हमारे विधानसभा में अब जो है अनुवाद प्रणाली जो है लागू होगा। तो ये आपको याद रखना। देखिएगा अभी हम जो परसों जो है इनका भाषण सुन रहे थे, यहाँ के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, वो यही कह रहे हैं कि जब ये मुस्लिम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, और जब वैसे बच्चे, जब सरकार जो है इनको जो है अच्छे मीडियम इंग्लिश मीडियम या अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है, तो उनको जो है नहीं पढ़ावे देना चाहते हैं, वो उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो है कठमुल्ला प्रदेश बनाना चाहते हैं, ऐसे सब मतलब बात किए थे। ये हमारा तर्क नहीं है, ये जो है योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा था। तो इसको हम ये भाषा आपको क्यों बोले, क्योंकि उसमें जो है उर्दू को जो है शामिल नहीं किया गया है। ये आपको याद करने के लिए इतना चीजें बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा कौन से 5 लैंग्वेज है जिसको शामिल किया गया है। इसमें देखेंगे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी। इसमें जो है ट्रांसलेटर की व्यवस्था की जाएगी। कहाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। वो विपक्ष के द्वारा कहा गया कि उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए, तो उन्होंने यही बात कहा था कि जो है ऐसे करके जो अभी आपसे हम भाषा बोले कि उसी भाषा में लगभग ऐसे एग्जैक्ट तो हम नहीं बोले हैं, मतलब उसी भाषा में इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी उर्दू को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उर्दू के लिए ट्रांसलेटर नहीं होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि देखेंगे अगर सेकंड स्थान पे कोई है तो मुस्लिम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो क्या कहते हैं उर्दू बोलते हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली जो है देश की पहली विधानसभा बन गई है। प्रस्ताव की समीक्षा जो है शासन समिति द्वारा जो है की जाएगी, और अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो ये कौन कौन सी भाषा जो है इसमें शामिल किया गया है, अगर कोई उत्तर प्रदेश का पेपर इसमें होने वाला होगा तो आपसे ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी भाषा को शामिल किया गया है उसके लिए जो है विधानसभा में कार्रवाई के लिए, ये उसके ट्रांसलेटर के लिए। तो ये उर्दू को आपको याद रखना कि उर्दू को उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबानी
कौन सा शहर कर रहा है? तो आपको बताना है जो अखिल भारतीय लेवल पर जो है ऑल इंडिया लेवल पे ये सम्मेलन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनसे संबंधित जो है मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, मुद्दों को जो है संबोधित करने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। तो किस शहर में ये हो रहा है? विकल्प में है आपका जयपुर, अजमेर, नई दिल्ली, पटना। तो किस शहर में किया जा रहा है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा अजमेर में यह सम्मेलन किया जा रहा है, राजस्थान के अजमेर में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना है आपको। अजमेर में पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। ये 10 दिन तक जो है चलेगा। 17 फरवरी को जो है खिचड़ी तुलाई की रस्म होती है इनके द्वारा, तो ये उसके साथ जो है ये शुरू हुआ है। अभी ये 10 दिन तक जो है चलेगा। उद्देश्य यही है, पूरे भारत में जो है ट्रांसजेंडर होते हैं, जिसे थर्ड जो है जेंडर कहा जाता है, सॉरी थर्ड जेंडर जिसे कहा जाता है, आप जानते होंगे ट्रांसजेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा जो है सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करना, उनको जो है कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में यह होगा। आप ट्रांसजेंडर के बारे में जानते होंगे कितनी समस्याएं झेलते हैं, समाज में कई बार उनको बहिष्कार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी उनको जो है बहिष्कार कर देते हैं। तो ये सब समस्याएं उनको होती हैं। हालांकि आप लोग भी जो है कभी ना कभी इनके चक्कर में पड़े होंगे ट्रेन वगैरह में, तो उसको भी आप जानते होंगे, उसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह जो है गद्दीपति सलोनी नायक के जो है गुरु अनीता बाई की याद में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान के अजमेर में। ये देखिएगा, इस सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा ये इसमें आए जा रहा है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को गैम्बियस स्लीपिंग सिकनेस रोग, गैम्बियस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज से जो है मुक्त घोषित कर दिया है, फ्री घोषित कर दिया है? तो आपको बताना है चारों में से किस देश को जो है मुक्त घोषित कर दिया गया है। विकल्प में है फिलीपींस, गिनी, केन्या, मिस्र। तो आप लोग बताइए जो है किस देश को जो है इस बीमारी से मुक्त कर दिया गया है, गैम्बियस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो नाम से तो पता चल रहा होगा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, क्या है? जो सोने की बीमारी है। देखते होंगे कई सारे लोग जो है चलते फिरते सो जाते हैं, आप इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत चर्चित होंगे, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो विकल्प में है आपका फिलीपींस, गिनी, केन्या, मिस्र। सही उत्तर आपका रहेगा गिनी ने जो है, गिनी इसको जो है फ्री हो गया है, WHO ने गिनी को जो है इस डिजीज से फ्री कर दिया है। तो देखेंगे ऐसे देखिएगा कोई भी देश जो है किसी बीमारी से कब फ्री होता है WHO द्वारा, जब उस देश में जो वर्तमान समय है, अगर जैसे मान लीजिए अभी इसको फ्री कर दिया गया है, किससे? इस बीमारी से WHO ने गिनी को गैम्बियस स्लीपिंग सिकनेस रोग से जो है मुक्त कर दिया है। देखेंगे जब 3 वर्ष पहले, मतलब आज से 3 वर्ष पहले यहाँ कोई भी जो है इस बीमारी से संबंधित, स्लीपिंग सिकनेस से संबंधित कोई भी रोग ना डिटेक्ट किया गया हो, तब उस देश को जो है किसी भी बीमारी से मुक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर भारत को टीबी मुक्त करना है, तो अगर आज से 3 साल बाद तक भारत में जो है एक भी केस टीबी के ना डिटेक्ट किया गया हो, तब वह देश जो है यानी भारत टीबी से मुक्त घोषित हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप बताइए टीबी से जो है भारत मुक्त करने का कब तक लक्ष्य है भारत का? देखेंगे तो यह बीमारी जो होता है इसको इससे मुक्त किया गया है। इस क्यों फैलता है? जो तसी मच्छर, जो सी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसका नाम यही है, इसको आप देख लीजिएगा। इस मक्खियों के काटने से जो है ये फैलता है। जो देखेंगे ये मक्खी जो है ग्लोसिना प्रजाति से संबंधित होती है, जिसके काटने से यह बीमारी आपका फैलता है। लक्षण देखेंगे तो थकान आपका होगा, सर दर्द होगा, सर दर्द से लेकर गंभीर मामलों में कोमा तक स्थिति जो है पैदा हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखेंगे स्लीपिंग सिकनेस रोग ऐसा खराब रोग है कि आदमी चलते चलते जो है सो जाता है। हम शायद आपका इमेज नहीं लगाया, हमको लग रहा भूल गए, इमेज नहीं लगा है आपका। आदमी चलते चलते जो है सो जाता है, यहाँ तक कि बाथरूम में बैठे बैठे आदमी जो है सो जाता है। तो ये इतना जो है बीमारी खराब होती है, मक्खियों के काटने से होता है, तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका गिनी है, गिनिया, इसकी राजधानी आपका जो है, इसकी राजधानी आपका कोनार्की है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अफ्रीकी देश है, तट पर जो है ये स्थित है। इसके आसपास देखेंगे सियरा लियोन, ये सब जो देश ऐसे स्थित है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये देखिएगा कोनार्की, गिनी, ये यहाँ आपका अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है। अगला है महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना नदी में जो है के पानी में निम्न में से किसका उच्च स्तर पाया गया है?
तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को यह बताया है कि जो है किसका, इनसे पहले ये बताइए किसका स्तर जो है बहुत ज्यादा पाया गया है और इस नदी में जो है गंगा यमुना नदी में महाकुंभ के दौरान नहाने लायक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? एनजीटी को जो है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है। तो विकल्प में है कौन सा इसमें स्तर उच्च पाया गया है? विकल्प में सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक एसिड, फेकल कॉलीफॉर्म, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सही उत्तर आपका रहेगा फेकल कॉलीफॉर्म जो है, इसमें इसका उच्च स्तर पाया गया है, यानी जितना लेवल होता है उससे कईयों हजार गुना जो है ज्यादा स्तर पाया गया है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके बारे में शायद हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक दो बार तो बता ही दिए हैं। इसको जो है रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें कहा गया है कि महाकुंभ में नदी के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म, फेकल कॉलीफॉर्म क्या है? जो मानव और पशु होते हैं उनके मलमूत्र से निकलने वाला सूक्ष्म जीव, ये फेकल कॉलीफॉर्म जो है होता है, उसका उच्च स्तर पाया गया है। आप देखते होंगे नदियों में किस तरह से जो है कचड़े छोड़े जाते हैं, किस तरह से जो है नाले, छोटे छोटे नाले जो है जाकर के बड़े नालों में मिलकर बड़े नालों के माध्यम से नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। और इस समय जो है वर्तमान में देखे होंगे कईयों हजार, जो कईयों करोड़ लोग जो है, कहा जा रहा है 50 करोड़, कोई कह रहा है कुछ करोड़, मतलब बहुत सारे लोग इसमें जो है स्नान किए हैं। तो इसके कारण से जो है यहाँ का पानी ऐसा कहा गया है कि नहाने योग्य नहीं बचा है। यह देखेंगे यह डिजीज आपका मतली ला सकता है, उल्टी ला सकता है, दस्त हो सकता है, आपको अधिक गंभीर संक्रमण सहित जो है कई स्वास्थ्य समस्याओं का जो है कारण बन सकता है। इसमें कहा गया कि अगर व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो वह बीमार पड़ सकता है। तो ये कौन कह रहा है? सीपीसीबी कह रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा गंगा नदी में किस तरह से जो है लोग स्नान कर रहे हैं, किस तरह से जो है नारियल और फूल वगैरह जो है छोड़े गए हैं, जिसके कारण से जो है कई सारे गंदगी इसमें फैल रहा है। ये देखिएगा इस तरह से है। अगला है देखिएगा पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प में आपको बताना है किस राज्य में स्थित है जो अभी चर्चा में रहा है। अगला देखिए विकल्प में देखिएगा आपका आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कहाँ ये स्थित है पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य? तो केरल में आपका स्थित है, तो ध्यान रखना है। देखिएगा पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जो है पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य में एक वास्तविक समय की निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली जो है शुरू की है। और नई प्रणाली का उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में जो है वन्य जीव जो है सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों को जो है बढ़ाना। स्थिति इसका देखेंगे तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 1983 में जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है घोषित किया गया था इसको, तो याद रखना है। अगला देखिएगा नाविका सागर परिक्रमा सेकंड ने जो है अपना तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण जो है पूरा किया है। तो इसमें किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया गया है? तो आपको बताना है किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया गया है। विकल्प में है आपका आईएनएस विक्रांत, आईएनएस त्रिवेणी, आईएनएस बी तारणी और आईएनएस मेधा। सही उत्तर आपका रहेगा आईएनएस बी तारणी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा ये परिक्रमा अपना जो अभी चल रहा है, दो महिलाओं द्वारा जो है, दो नौसैनिक महिलाओं द्वारा ये शुरू किया गया है। तो 18 फरवरी को जो है आईएनएस तारणी से पोर्ट स्टेनली पहुंचा ये जहाज, जहां जो है इसने नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का तीसरा चरण पूरा किया। और इसमें जो है दो महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ये दोनों का नाम आपको याद रखना क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है। और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए जो है शामिल हैं, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। 21,600 समुद्री मील से जो है अधिक की दूरी तय करने वाली यह यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से जो है रवाना हुई थी। पूरे विश्व भ्रमण के लिए जो है निकला है समुद्र के माध्यम से। मार्ग में ये सब महत्वपूर्ण आपका स्थान पड़े हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये गोवा फिर वापस लौट के आएगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपके जहाज के बारे में कुछ जानकारी है, तो देख लेते हैं। कई सारे जो है दुर्गम स्थानों से ये जो है प्रवेश किया है। तो ये देखिएगा किस तरह से ये दोनों महिलाएं हैं, नौसैनिक महिलाएं जो यात्रा पर जो है समुद्र के माध्यम से तारणी जहाज से निकली हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है डाटा। ये देखिएगा अभी यहाँ स्टेनली जो है यहाँ पहुंची थी, इसके कारण से ये न्यूज में था। तीसरे चरण में अपने सबसे जो है चुनौतीपूर्ण चरण था ये वाला।
और यहाँ पॉइंट नीमो से भी जो है होके गुजरे हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्त, अपने मित्रों तक जरूर चैनल शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।